क्लास 10th के छात्र छात्राओं के लिए आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी जानकारी पिछले वीडियो में दी गई थी, मैंने उसमें आवेश से संबंधित बातों की चर्चा की। विद्युत धारा क्या है, इसकी परिभाषा, इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब भी आपसे पूछी जाती है तो आप सीधे बताएं कि आवेश या इलेक्ट्रॉन का जो कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन है, वह ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यह इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो यह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। आवेश जिस दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्जेज is called electric current। एक इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ में एक कैथोड है और एक एनोड है। या एनोड होता है या कैथोड होता है। माइनस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं और प्लस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। एनोड और यह है कैथोड। वह पदार्थ जिससे आयनों का ट्रांसमिशन हो सकता है, जिससे आयन गति कर सकते हैं, जो धारा के कारण अपघटित हो जाता है अपने आयनों में, वही इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ट्रांसमिशन होगा, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा। तो माइनस से प्लस की ओर विद्युत धारा का ट्रांसमिशन होगा। करंट और इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में एनोड से कैथोड की ओर जा रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यह डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। विद्युत धारा क्या है आप जान चुके। आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेज और इलेक्ट्रॉन
इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट यानी ये चार्ज जो है वो प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है मीडियम से होकर। यह मीडियम कंडक्टर होता है, यह मीडियम डाइलेक्ट्रिक होता है, सुचालक माध्यम, पारवैद्युत माध्यम। तो धारा जब प्रवाहित होने लगती है तो उसमें आवश्यक क्या है कि आवेशों का स्थानांतरण हो, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो। इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहकर जा रहा है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किसी भी फिलामेंट से होकर इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा तो वो होगा प्लस से माइनस का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित होगी उसका डायरेक्शन -2 प्लस होगा। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। एम्पियर, जॉर्ज मेरी एम्पियर के सम्मान में विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर रखा गया। अब 1 एम्पियर करंट कब माना जाएगा, किस परिस्थिति में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा? तो आप जानते हैं विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। I विद्युत धारा और Q चार्ज है, Q आवेश और T समय है। Q इज इक्वल टू आई टी, इसलिए I इज इक्वल टू Q बाई टी। इससे स्पष्ट होता है 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड में किसी चालक से होकर प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाएगा। I का मात्रक एम्पियर है तो Q का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम्ब है, और ये T का मात्रक सेकंड है। इसलिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अप ऑन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब सेकेंड इनवर्स। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कह सकते हैं। यदि ये तार है तो तार को हम बीच में काटते हैं तो 2 कट्स पार्ट जो निकलता है उसमें 2 वृत्त होते हैं दोनों कट्स पार्ट में। तो एक कट्स पार्ट का जो एरिया होगा पायर स्क्वायर, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो मोटाई को स्पष्ट करेगा। तो तार की मोटाई, यदि ये तार है तो उसकी मोटाई इससे इंडिकेट होगा जो पायर स्क्वायर होगा, जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया के नाम से जाना जाता है। तो किसी चालक से या किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब मोटाई, यह इसलिए बोला जाता है कि मोटे तार होंगे तो उससे करंट ज्यादा प्रवाहित होगा, पतला तार रहेगा तो उससे करंट कम प्रवाहित होगा।
यहां करंट प्रवाहित होने से संबंधित जो बात आ रही है, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर से होकर जब क्रॉस करने लगता है, पार करने लगता है, तो वह उसके ऊपरी पृष्ठ से ही पार करता है, आउटर मोस्ट सरफेस से होकर पार करेगा। तार मतलब बेलन, बेलन की आकृति में ही तार है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यह कलम मान लेते हैं कि तार है। अब इस तार से इलेक्ट्रॉन पार करेगा तो ये जो आउटर मोस्ट इसका सरफेस है, ये जो गोलाई है, इसी से होकर इलेक्ट्रॉन पार करता है। इसके इनर पोर्शन से इलेक्ट्रॉन पार नहीं करेगा, इससे पार करेगा। यही इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रदान करता है, पार वैद्युत माध्यम प्रदान करेगा। तो जितना अधिक इसका सरफेस होगा, यानी ये मोटाई जितनी अधिक होगी, उससे होकर इलेक्ट्रॉन उतना ही अधिक पार कर पाएगा। इसके एरिया का मान को बढ़ाया जाना है। आप देखते हैं कि किसी भी तार को खोलते हैं तो उस तार से एकदम पतला पतला कई तार निकलता है। अब यह सोचने वाली बात है कि उसको बारीक, महीन, पतला क्यों बनाया गया? कई पतले पतले तारों में उसको वियोजित बांटा क्यों गया है? सब मिलाकर एक ही मोटा तार अंदर दे दिया जाता। तो एक ही मोटा तार दे दिया जाएगा तो एक तार का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πRh, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, उसका मान, उसके मान से, अब उसी से बहुत महीन पतले बने हुए तार हैं, तो एक तार का 2πRh, उसमें 15 तार हैं पतले पतले, तो 15 गुना 2πRh, अर्थात पतले तारों के होने से सभी तारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्यादा हो जाता है। एक मोटा तार है और उस मोटे तार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या 2πRh के आधार पर 2πr के बदले 2 और ये h यानी 4πh होगा। लेकिन यदि उसकी त्रिज्या, मोटे तार की त्रिज्या बड़ी R 2 सेंटीमीटर हम मान लिए, अब उसी मोटा तार से कई पतला पतला तार बना दिया गया, तो यदि एक पतले तार की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो, यानी हाफ सेंटीमीटर हो, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh यानी 2πr के बदले 0.5 इंटू h मीन्स πh। अब इस तरह का यदि उसमें 15 तार है, यदि पतले तारों की संख्या 10 है या 8 है, तो a डैश का जो फाइनल फिगर होगा वो इससे गुना हो जाएगा, n गुना πh, तो 8πh हो गया। तो यहां a का मान 4πh था, यहां 8πh हो गया। वही मोटा तार 8 पतले पतले तारों में बट गए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इससे यहां ज्यादा हो रहा है, इसलिए मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके तुलना में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस से होकर पार करेंगे, अर्थात वह अधिक से अधिक करंट को ढोने में सक्षम हो पाएगा। एक मोटा तार से करंट पार हो रहा है, उसी मोटा तार को हम कई पतले पतले तारों में बांट दें और तब करंट प्रवाहित कराएंगे, तो जो पतले पतले तार से हमने करंट प्रवाहित कराया, जो पतले तार के गुच्छ के रूप में पाया जा रहा है, उससे अधिक करंट पार करेगा। इसका एकमात्र छोटा आंसर आप सीधे याद रख सकते हैं
कि मोटे तार के अपेक्षा कई संख्या में जो पतले तार पाए जाते हैं उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्यादा होने के कारण उसके सरफेस से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो पाता है, जिससे प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण ज्यादा हो जाता है। धारा का परिमाण ज्यादा करने के लिए ही प्रायः तारों के अंदर अत्यंत बारीक तार, पतले पतले तार व्यवस्थित होते हैं। अब यहां 1 एम्पियर 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड के रूप में जाना जा रहा है। इसके आधार पर विद्युत धारा की प्राबल्यता, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जानकारी मिलती है। तो विद्युत धारा की प्राबल्यता इसके आधार पर निकलती है, विद्युत धारा की प्राबल्यता स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहीं से इसकी परिभाषा होगी। यदि इस सेकंड को 1 कर दिया जाए और इसको 1 कूलम्ब कर दिया जाए तो 1 एम्पियर हो जाता है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अर्थात किसी चालक की मोटाई से होकर 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा की प्राबल्यता 1 एम्पियर कहलाती है। किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश, 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा की प्राबल्यता अर्थात स्ट्रेंथ, प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। किसी चालक से होकर 2 सेकंड में 10 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। 2 सेकंड में 10 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। तो यहां ऊपर 10 हो गया, यहां 2 हो गया, तब 5 हो जाएगा, 5 एम्पियर। तो धारा की प्राबल्यता 5 एम्पियर होगी। यानी जितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है उससे हम सेकेंड ध्यान रखना है। यहां जो मात्रक है वो सेकेंड है, मिनट है आपके पास क्वेश्चन में, तो इसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। एक प्रश्न में दे रहा हूं कि एक चालक यानी एक तार से होकर 3 मिनट में 500 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। लिख लिया जाए, किसी चालक से होकर 3 मिनट में 5 गुना 10 पर पावर 15 इलेक्ट्रॉन, 25 कर देता है, बड़ा हो जाएगा, 5 गुना 10 पर पावर 25 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो चालक से प्रवाहित धारा ज्ञात करें। इस प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो
तो n का मान 5 गुना 10 पर पावर 25 है। और टाइम कितना है, तो कितना मिनट लिखाया गया, कितने मिनट तक लिखाया गया, 3 मिनट तक। हम यहां 3 मिनट लिखते हैं। 3 मिनट है तो 60 से गुना होगा, 180 सेकेंड हो गया। ये टाइम का मान। अब हमको प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और पिछले वीडियो में हमने बताया था एन ई बाई टी, क्यू का मान, क्यू बराबर एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो n का मान 5 गुना 10 पर पावर 25 है और e का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है। 1.602 हम कैलकुलेशन में सुविधा के ख्याल से 1.6 पुटअप कर सकते हैं। ये 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज है और t का मान 180 है। अब इसको सॉल्व करने के बाद एम्पियर में प्रवाहित धारा का मान प्राप्त होगा, जो दिए गए प्रश्न का आंसर होगा। यहां हटा दिया गया 16 गुना 5 80 और ये 25 19 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा और फिर नीचे 1800 है, कटा I का मान एक जीरो काटकर हम यहां 6 को 5 कर सकते हैं। फिर यहां 4, यहां 9, फिर एक जीरो इसको देते हैं 10 गुना, ये पावर 4 हो जाएगा, ये 40 बन गया। 9 चौक 36, फिर बचता है 4, ये I का मान 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पियर आंसर हो गया। इस प्रकार प्रवाहित धारा की गणना आवेश एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आसानी से की जा सकती है। अब आपको जानना है आगे, जो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। तो इसके पहले आपको विभव जानने की जरूरत है। विभव, पोटेंशियल। ये विभव क्या है? कोई भी वस्तु को हम एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, कार्य होता है। हम कहते हैं कि इस बेंच को उठा के यहां से यहां कर दो, इस वस्तु को उठा के यहां से यहां कर दो, लोग कर दिया उठा के यहां से यहां तक, तो जो कर दिया तो कार्य हो गया। उसी तरह आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर लाया जाता है तो उसमें भी कार्य संपन्न होता है। अब आवेश को लाने का काम, अर्थात धन आवेश को लाया जा सकता है
एकांक धन आवेश को लाने में किए गए कार्य को विभव कहा जाता है। अनंत से एक निश्चित बिंदु तक चार्ज को लाते हैं। यहां एक कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज है। इस स्थान पर एक कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ए बिंदु से उठाकर किसी भी स्थान तक मीन्स इन्फिनाइट तक ले जाया गया। इन्फिनाइट तक ले जाया गया। किसको ले जाया गया? तो एक कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को, यानी एक कूलम्ब धन आवेश को अनंत तक लाया जाता है तो यहां वर्क होगा। इस किए गए वर्क को ही विभव के नाम से जाना जाएगा। विभव की परिभाषा होगी एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में संपन्न कार्य के परिमाण को विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में संपन्न कार्य के परिमाण को विभव कहते हैं। यानी किया गया कार्य संपन्न कार्य है। अब यह जो विभव है यह कार्य के तुल्य है। इस विभव को भी कहते हैं और एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य तो सबसे पहली बात है कि आवेश को हम एकांक करते हैं भी से विभव को सूचित किया गया कार्य एकांक आवेश को लाने में W/Q। हम यहां कह सकते हैं लेट Q आवेश को लाने में W कार्य होता है। चूंकि Q आवेश को लाने में W कार्य हो रहा है तो एकीक नियम क्या कहेगा? एक आवेश को लाने में W/Q कार्य होगा। परिभाषा है एकांक तो एक हो गया। इसी को भी के नाम से जाना जाएगा। इसी को विभव कहते हैं। ये W/Q है। भी का मात्रक वोल्ट तो W का मात्रक जूल
और Q का मात्रक कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। इसके आधार पर वोल्ट की परिभाषा स्पष्ट हो रही है। 1 कूलम्ब आवेश को लाने में यदि 1 जूल कार्य संपन्न होता है तो उपस्थित विभव का मान 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलम, अर्थात इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू जूल प्रति कूलम, जूल कूलम्ब इनवर्स वोल्ट बराबर। इस प्रकार SI मात्रक जूल, ये W का जूल है, Q कूलम्ब है, V वोल्ट है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम्ब हुआ। अब 1 जूल 1 कूलम्ब के आधार पर जो वोल्ट का वैल्यू निकल रहा है, इसके आधार पर विभव सदिश है कि अदिश? विभव किस प्रकार की राशि होगी? तो विभव की जो राशि होगी वो निर्भर किस पर करेगी? जो किस प्रकार की राशि है, W किस प्रकार की राशि है, सदिश की अदिश? तो कार्य को सदिश माना गया कि अदिश माना गया? तो कार्य अदिश है, इसलिए विभव भी अदिश है। कार्य अदिश होने के कारण विभव भी, कार्य अदिश होने के कारण विभव भी अदिश है, क्योंकि कार्य W इज इक्वल टू Fs, F सदिश है, S भी सदिश है, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है या बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल अदिश होता है। W इज इक्वल टू Fs है, न कि F इंटू एस है, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ही, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ही W को अदिश माना गया, और जब W अदिश है तो यहां वोल्ट भी अदिश हो गया, इसलिए विभव अदिश राशि है। धन्यवाद। विभव तक की जानकारी आपको दी गई। अब नेक्स्ट वीडियो में विभवांतर और इससे संबंधित फिर कक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।